गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग संगम साहित्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो संगम साहित्य के तहत दोस्तों हम लोगों ने चोल साम्राज्य ख़त्म किया लास्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग चेर पढ़ेंगे, उसके बाद पांड्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्रम में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा सिनॉप्सिस देखते हैं कि एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों डिस्कस किए थे कि दक्षिण और सुदूर दक्षिण में क्या मेन डिफरेंस है। तो दोस्तों जो नए स्टूडेंट होंगे, मेरा लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि जो विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक इसको दक्षिण बोलते हैं दोस्तों। और कृष्णा नदी से दोस्तों यहाँ कन्याकुमारी का इलाका को इसको दोस्तों सुदूर दक्षिण बोलते हैं। सुदूर दक्षिण मतलब रिमोट, अंततः लास्ट। तो सुदूर दक्षिण के तहत दोस्तों चेर, चोल और पांड्य राज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आगे हम लोग। तो इसके तहत दोस्तों हम लोग देखे थे कि चोल, चेर और पांड्य जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवाइड किया था कि दो भाग में। एक हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल के तहत चोल, चेर और पांड्य, और एक पढ़ेंगे मध्यकाल में, एक पढ़ेंगे मध्यकाल में चोल, चेर और पांड्य। लेकिन आज हम लोग का टारगेट है दोस्तों प्राचीन काल। और जो प्राचीन काल में दोस्तों जो जिस चोल और चेर पांड्य का बात करता हूं दोस्तों, संगम काल में जिक्र है। मतलब जो संगम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संगम साहित्य, तो संगम एज के तहत दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि संगम एज में जिस राजवंश का जिक्र है वो प्राचीन वाले चोल, चेर और पांड्य का जिक्र है। तो हम लोग दोस्तों संगम काल के तहत चोल, चेर और पांड्य पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं, मध्यकाल वाले को तो दोस्तों बाद में देखेंगे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर चोल साम्राज्य या फिर चेर साम्राज्य या फिर पांड्य का जानने का स्रोत क्या है। तो आज हमारा बिंदु होगा जानने का स्रोत। फिर होगा कि आखिर चोल साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो इसके महत्वपूर्ण, या चेर साम्राज्य पढ़ेंगे या पांड्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसके महत्वपूर्ण राजा कौन है और उन राजाओं का उपलब्धियां क्या है, किसके लिए जाने जाते हैं। फिर पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख राजधानी, मतलब जनरली सामान्यतः यूपीएससी में राजधानी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट से बहुत ज़्यादा सवाल होता है दोस्तों। एक पूछेगा कैपिटल से, एक पूछेगा पोर्ट से, और पूछेगा व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द पांड्य, चेर और चोल। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों राजकीय चिन्ह। तो ये हमारा दोस्तों आज हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि ये सारे पॉइंट को लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से डील किया था, तो जो स्टूडेंट नए होंगे हमारे लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं दोस्तों स्लाइड में। तो स्लाइड में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर हम बता दिए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि दक्षिण और सुदूर दक्षिण में क्या डिफरेंस है, तो लास्ट वीडियो में हम बता चुके थे दोस्तों। तो जो नहीं देखे होंगे लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि दक्षिण और सुदूर दक्षिण। फिर हम बताए थे कि जो इस बार हम लोग जो दो तरह का चोल और चेर और पांड्य का जिक्र किए, तो हम लोग जो पहले लेक्चर में साहित्य युग पढ़े थे, साहित्य एज पढ़े थे, संगम एरा पढ़े थे। तो संगम एरा में दोस्तों प्राचीन काल वाले चेर, चोल और पांड्य का जिक्र है, तो हम लोग प्राचीन काल वाले पढ़ेंगे। हालांकि मध्यकाल वाले से लिंक करेंगे, लेकिन आज टारगेट होगा प्राचीन काल वाले। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने चोल साम्राज्य देख लिया था, आज हम लोग चेर साम्राज्य देखेंगे। तो दोस्तों इस डायग्राम से यहाँ पर यूपीएससी में एक सवाल पूछा जाता है, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो या वनडे का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ से एक सवाल बनेगा कि चोर का राजकीय चिन्ह क्या, चेर का राजकीय चिन्ह क्या है, तो धनुष है। चोल का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बाघ है। पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या है, तो मछली है। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ राजवंश दे देगा, एक तरफ उसका राजकीय चिन्ह दे देगा, और दोस्तों आपको मैच करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चोल का बाघ है, पांड्य का मछली है और चेर का धनुष है। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल मैच द फॉलोइंग करके आता है। तो आज हम लोग दोस्तों चेर देखेंगे कि कहाँ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि अगर भारत का मैप में चेर दोस्तों केरला के क्षेत्र में आप देख सकते हो, हल्का सा आप देखो कि कर्नाटक का इलाका टच करेगा और हल्का यहाँ पर तमिलनाडु का
और केरल का। तो आप कह सकते हो कि कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु तीनों का इलाके में दोस्तों चेर साम्राज्य का विस्तार था। तो ये डायग्राम से दोस्तों आप देख सकते हो। फिर आगे थोड़ा सा दोस्तों, अभी हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे दोस्तों क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे। तो लास्ट क्लास आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, उसमें बहुत डीप में हम बताए थे सारा चीज़ को। फिर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ राजधानी से एक सवाल अक्सर पूछता है यूपीएससी में। यूपीएससी कोई भी स्टेट पीएससी की चोल का राजधानी कहाँ था, तो उरैयर। लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किए थे। बाद ये प्राचीन काल वाले जो चोल है दोस्तों, जो संगम साहित्य में जिस चोल का जिक्र है उसका राजधानी उरैयर है। और बाद वाले जो चोल दोस्तों जो लगभग 9वीं सेंचुरी में आता है दोस्तों, 9वीं सेंचुरी के आसपास लगभग 850 के बाद। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, जब हम लोग पढ़े थे राज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम, तो उस समय इन लोग का राजधानी दोस्तों तंजौर होता है या तंजावुर होता है। तो ये मध्यकालीन वाले चोल है दोस्तों। तो हम लोग तो प्राचीन काल वाले पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखोगे दोस्तों, चेर का राजधानी कहाँ दोस्तों, तो चेर का राजधानी देखो दोस्तों करूर है। बाद में देखोगे वंजी और टोंडी भी होता है, लेकिन यहाँ से एक सवाल आएगा। और पांड का राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो मधुर है। तो दोस्तों यहाँ से भी एक सवाल बनता है, तो इसको देखिएगा, लास्ट क्लास में इसको ज़्यादा डीप में डिस्कस किए थे। फिर थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं। फिर यहाँ दोस्तों देख लो कि चोला का क्या है, तो बाघ है। और जो चेरा का दोस्तों, चेरा का धनुष है, राजकीय चिन्ह यहाँ देख सकते हो, चेरा का धनुष है। और पांड का मछली है। और यहाँ चोल का बाघ है। तो यहाँ से राजकीय चिन्ह से दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि चोल के इतिहास जानने का और चेर का इतिहास जानने का स्रोत क्या है दोस्तों। तो जिस प्रकार दोस्तों हम लोग देखे थे, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, लास्ट क्लास में इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बहुत सारा। तो आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है चेर साम्राज्य, क्योंकि चोल तो लास्ट देखे थे। तो यहाँ पर जो चेर का जानने का सोर्स क्या है, तो दोस्तों हम बताए थे कि संगम साहित्य जब हम लोग पढ़े थे, तो संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड का जिक्र है। तो चेर, चोल और पांड का जिक्र है। तो चोल साम्राज्य तो हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग चेर देखेंगे। तो सेम है दोस्तों, इसको लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके थे कि संगम साहित्य के तहत 2 महाकाव्य जैसे शिल्पाधिकारम, इसका जो लेखक इलंगो था, फिर मणिमेखले का शीतले सतनार था। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि किसी भी इतिहास को यहाँ पर देखोगे तो हम लोग बताएं कि चेर को कैसे जानेंगे। तो एक जानेंगे संगम साहित्य से, और एक जानेंगे उत्तर भारत का स्रोत से, और एक जानेंगे दोस्तों विदेशियों का स्रोत से। तो हम लोग चेर को 3 सोर्स से जानेंगे, 3 प्रकार के स्रोत से, या तो संगम के स्रोत से, या तो उत्तर भारत के स्रोत से, या तो विदेशियों के स्रोत से। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इसको बहुत डीप में डिस्कस किए थे, तो इसमें डिस्कस करने का आवश्यकता है नहीं हम लोगों को। हम बताए थे कि किस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग बता चुके थे दोस्तों। जैसे यहाँ पर बताया था कि शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, इलंगो है। मणिमेखले का कौन है, तो शीतले सतनार है। फिर यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट में नीचे वाले में देखे थे तोलकाप्पियम का जो लेखक कौन है दोस्तों, तो तोलकाप्पियर है। तो इसको ऑलरेडी हम लोग दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसको हम लोग देख चुके थे दोस्तों, ये सब सारा देख चुके हैं लास्ट क्लास में। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं देखे उसको अभी देखेंगे। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर कुरूर, जो यहाँ पर पुगलूर शिलालेख, कुरूर दोस्तों अभी देखें कि कुरूर क्या है, तो चेर का राजधानी है। तो चेर के राजधानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है पुगलूर शिलालेख। इसमें चेर के 3 पीढ़ियों का जानकारी मिलता है, 3 जनरेशन का जानकारी मिलता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, इसमें एग्जाम में पूछा है। एक तो पहला सवाल है कि यहाँ से कि चेर का राजधानी कहाँ है, तो कुरूर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर बाद के कालों में आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर कि पुगलर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो पुगलूर शिलालेख दोस्तों चेर राजवंश से संबंधित है। इसमें किस चीज का जिक्र है, तो 3 जनरेशन के जिक्र है दोस्तों
चेर साम्राज्य के 3 जनरेशन का जिक्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम लोग भी पढ़ रहे हैं चेर साम्राज्य, और चेर साम्राज्य का सोर्स महत्वपूर्ण हो गया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों पथिरुपत्तु। पथिरुपत्तु में दोस्तों 10 कविताओं का संग्रह है, जिसके लेखक है दोस्तों इथके, और इसके अनुसार दोस्तों लगभग 10 संग्रह में से 8 संग्रह में दोस्तों चेर राजाओं का वर्णन है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट यहां से सवाल आएगा दोस्तों, एक पूछ लेगा यहाँ की पथिरुपत्तु में किसका जिक्र है, तो पथिरुपत्तु में दोस्तों जिक्र है चेर राजाओं का, जिसमें 10 कविताओं का संग्रह है, जिसके जो लेखक हैं इथके लेखक हैं, इनके द्वारा रचा गया, जिसमें 8 में सिर्फ चेर राजाओं का वर्णन है। तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि चेर से संबंधित है। बाकी हम लोग जितने सारे ऊपर में सोर्स लिखे हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग उसमें दोबारा नहीं जाएंगे। फिर आप इधर आओ दोस्तों, उत्तर भारत। हम बताएं कि किसी भी साम्राज्य को जानने के लिए उत्तर संगम साहित्य का स्रोत, और उत्तर भारत के स्रोत, और विदेशियों के स्रोत। तो संगम साहित्य के स्रोत देख लिए। अब उत्तर भारत हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लाइन में देख लीजिए दोस्तों कि शिलालेख 2 और शिलालेख 3 में केरलापुत दोस्तों जनरली चेर के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि संगम साहित्य के अलावा उत्तर भारत के कौन ऐसे स्रोत है जिसमें चोल और चेर और पांड का जिक्र है, तो केरलापुत दोस्तों यहाँ पर यूज किया गया चेर के लिए। फिर सूत पिटक विनय पिटक में भी दक्षिण भारत के राज का जिक्र है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, जिसको हम लोग देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अभिलेख दोस्तों, खारवेल, राजा खारवेल का अभिलेख। उसमें भी हालांकि लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, फिर भी आप देख लो। खारवेल का जो दोस्तों यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल कहाँ का राजा है दोस्तों? कलिंग, उड़ीसा का राजा है। किस वंश का है? तो चेदी वंश का है। तो आप देखोगे दोस्तों कि ये अपने आप को, खारवेल अपने आप को बहुत ताकतवर मानता है, और एक वर्ड यूज किया दोस्तों, त्रिमिरंग संगम। तो त्रिमिरंग संगम को पराजित किया। त्रिमिरंग संगम कहने का मतलब चेर, चोल और पांड, ये तीनों के संघ को हराया था। किसने? खारवेल ने। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हाथी गुफा अभिलेख में भी चोल, चेर राजाओं और पांड राजाओं का वर्णन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों संगम साहित्य में तो है ही। संगम साहित्य के अलावा आपको उत्तर भारत के और विदेशियों में भी लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिका ने कैसे बताया था कि पांड राज के बारे में मोतियों का देश है, मातृसत्तात्मक समाज है, फिर प्लिनी वगैरह, टोलमी का विवरण। फिर इसमें हम लोग लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किए थे कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से रोमन के साथ व्यापार होता था चोल, चेर और पांड का। और इसमें बोले थे कि यूपीएससी में सवाल भी पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो इसका अज्ञात लेखक है दोस्तों। इसके लेखक के बारे में पता नहीं है कि कौन लिखा है। और बाकी यहाँ मेगास्थनीज तो इंडिका लिखा, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का लिखा, टोलमी भारत का भूगोल लिखा। तो दोस्तों यहाँ से सवाल होगा। और श्रीलंका का साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, महावंश और दीपवंश। हम लास्ट क्लास में इसको डीप में डील किए हैं दोस्तों। तो आप लास्ट क्लास वाले मेरा वीडियो देखिएगा, जिसमें हम बहुत सारे प्रीलिम्स का सवाल भी बताए थे कि कैसे इसे पूछा जाता है। आज मेन टारगेट होगा हम लोग दोस्तों को, तो यहाँ पर चेर राजवंश। तो केरल देश पांड्य के भूमि के पश्चिम और उत्तर में आप देख सकते हो दोस्तों चेर राजवंश कहाँ। अभी तो हम लोग देख ही लिए दोस्तों चेर राजवंश, आप देख सकते हो कि कहाँ पे है। तो पांड्य तो दोस्तों यहाँ पर था और चोल यहाँ पे था। तो अभी हम बताएं कि जनरली किस किस राज्य में है, तो कर्नाटक के इलाके ले लो दोस्तों, केरल को तमिलनाडु। तो यहाँ दोस्तों यहाँ सवाल है चेर राज्य यहाँ पे है। फिर इससे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हो कि चेर राज पांड्य के उत्तर, ये तो देख लिए केरल। हाँ, यहाँ पर केरल का प्राचीन नाम चेर था दोस्तों। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि केरल का प्राचीन नाम क्या है? तो चेर है। इसका राजधानी क्या है दोस्तों? तो करूर भी है और वंजी भी है, और लास्ट में आप देखोगे टोंडी। तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, और खास करके नेट का एग्जाम दो, हिस्ट्री ऑनर्स वाले जो दे रहे होंगे, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बोल लीजिए, शहर बोल लीजिए, बंदरगाह बोल लीजिए,
राजधानी बोल लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अक्सर आप देखिएगा यहाँ से मैच द फॉलोइंग दिया जाता है, तो अब चेर का राजधानी वंजी भी था, करूर भी था और बाद में टोंडी भी है। तो ये दोस्तों बाद में क्या होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो यहां से सवाल दोस्तों आएगा ही आएगा। अब यहां पर है दोस्तों कि चोल और चेर के बीच में युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो इसके तहत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि इसको बाद में देखेंगे। चेर का प्रमुख घटना 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध आक्रमण के चेलों के राजा, तो हम लोग कारिकल पढ़े थे दोस्तों, तो याद होगा कि हम लोग जब चोल पढ़ रहे थे तो चोल में हम बताए थे कि सबसे ताकतवर राजा कारिकल था, और एक पढ़े थे एलारा जो श्रीलंका को जीता था। तो कारिकल के पिता को ही दोस्तों आप देखो कि चेर राजाओं क्या करता है कि युद्ध में मार देता है। वही चेरों ने चोलों के राजा कारिकल के पिता को मार डाला, और बदले में दोस्तों फिर क्या करता है, कारिकल चेर से बदला लेता है। तो दोनों के बीच में रंजिश देखोगे दोस्तों, दोनों के बीच में यहां पर आप देखोगे चोल और चेर के बीच में रंजिश होता है, खूनी रंजिश होता है। मतलब एक तरह से कहोगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन चलता है, लेकिन बाद में समझौता हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज बता, यहां पर सवाल पूछेगा कि किन दो राजवंशों के बीच में एक पारिवारिक रंजिश देखने को मिलता है। तो पारिवारिक रंजिश दोस्तों देखने को मिलता है चेर और चोल के राजाओं के बीच में। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं कि आखिर चेर में महत्वपूर्ण राजा कौन कौन है और इन लोगों का क्या योगदान रहा है, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछा जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण राजा उदयनजेराल दोस्तों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण राजा का नाम है उदयनजेराल। उदयनजेराल के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मतलब पहला राजा है, ज्ञात राजा है और सबसे पहला चेर राजा है, और अपने आप को महाभोज का उपाधि लिया था। महाभोज का उपाधि कहने का मतलब था कि जब महाभारत का लड़ाई चल रहा था दोस्तों, तो कौरव और पांडव के सैनिकों के सेनाओं को दोस्तों क्या किया था कि भोजन करवाया था, तो इसीलिए अपने आप को महाभोज का उपाधि लिया था। तो कह सकते हो दोस्तों, यहां पूछेगा कि किस चेर राजा ने महाभोज की उपाधि लिया था, तो आप कह सकते हो कि उदयनजेराल। इसका दूसरा नाम दोस्तों उदयनजेराल भी है या फिर उथायन चेरालाथन भी है, जिसको आप तमिल में कह सकते हो। तो यहां से दोस्तों पूछ सकते हो, दोस्तों ये जो राजा था ये किसका समकालीन था, तो सतकर्णी टू का। दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे सातवाहन, तो हम लोग याद होगा दोस्तों, जब ऐसे भारत का जब मैप आप देखोगे थोड़ा सा, तो आपको याद होगा दोस्तों कि जब हम लोग मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था, तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य यहां पर था उत्तर भारत में। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य के बाद कन्न वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश का विकास हुआ था। तो आप देखोगे कि कन्न वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश, तो दोस्तों यही सातवाहन वंश है जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा हम लोग पढ़े थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। लेकिन यहां पर इस सतकर्णी टू है दोस्तों, तो सतकर्णी टू का ही कंटेम्परेरी है, समकालीन है। पूछेगा उदयनजेराल किस सातवाहन राजा के समकालीन था, तो आप बोल सकते हो कि सातवाहन राजा कौन था, सतकर्णी टू। और सतकर्णी टू भी ताकतवर है, कहा जाता है कि मालवा के क्षेत्र में शुंग राजा को और कण्व राजा को हराया था सतकर्णी टू, जो कि किस वंश का है दोस्तों, तो सातवाहन वंश का है। और ये कब आता है, तो आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद शुंग, कण्व और सातवाहन आता है। और नीचे में दोस्तों यहां हो जाएगा चेर, चोल और पांड। तो इसी समय का दोस्तों ये सब कंटेम्परेरी घटना है। तो यहां से दोस्तों सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में आप लेके चलिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण राजा दोस्तों हम लोग देख लिए उदयनजेराल, महाभोज की उपाधि लिया। इसका राजधानी दोस्तों यहां से सवाल आएगा क्या है, वंजी। पहली राजधानी, पहली शाखा वंजी है, दूसरा राजधानी कुरूर है, बाद में टोंडी भी होता है दोस्तों। तो यहां से तो अक्सर सवाल पूछेगा, पहला और दूसरा राजधानी हमेशा याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, वंजी को और कुरूर को, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यहां से ही सवाल अक्सर पूछे जाएंगे। बाद में देखोगे दोस्तों कि टोंडी भी राजधानी बनाया जाता है, और फिर इसके पश्चिमी तट में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों देखोगे एक मुसूरी और एक टोंडी, दो महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो दोस्तों आप देख सकते हो। और तीसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह है मुजरिस।
तो यहाँ से दोस्तों यहाँ सवाल पूछेगा यूपीएससी कि निम्नलिखित शहर या निम्नलिखित बंदरगाह या निम्नलिखित पोर्ट किससे रिलेटेड है, या निम्नलिखित राजधानी किस राजवंश से रिलेटेड है। तो यहाँ से दोस्तों आप कितना सारा आप 4-5 नाम याद रखो। पहला नाम दोस्तों आपको याद रखना वंजी, पहला कौन है दोस्तों, वंजी। दूसरा नाम याद रखना दोस्तों कुरूर, तीसरा याद रखना मुसूरी या टोंडी, या और चौथा या इसी को मुजरिस भी बोलते हैं, कहीं कहीं मसूरी और मुजरिस। मुजरिस एक महत्वपूर्ण बंदरगाह दोस्तों, कहा जाता था मुजरिस के बारे में कि आप यहाँ देखोगे मैप में यहाँ पर चेर है, तो यहीं पर मुजरिस एक पोर्ट है दोस्तों। तो रोम से जो व्यापार होके आता था समुद्री मार्ग से, आप बुक में आप देखोगे कि द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में जिक्र है कि रोम से जो व्यापार होके आता था यहाँ पर समुद्र के रास्ते, लाल सागर होते हुए यहाँ केरल के कालीकट तट बंदरगाह पे जो उतरता होगा यहाँ पर मुजरिस बंदरगाह पे, तो कहा जाता है कि सोना और चांदी, रोमन से बहुत सारा सोना और चांदी आता था। किस बंदरगाह पे आता था, तो मुजरिस पे आता था। और बदले में यहाँ से आप देखोगे मसाला के लिए जाना जाता है, जो आप हम लोग देखेंगे साउथ का इलाका जो है मसालों के लिए बहुत फेमस है। तो काली मिर्च वगैरह दोस्तों यहाँ से रोम की ओर शिफ्ट करता था। तो यहाँ से सवाल बन सकता है दोस्तों मुजरिस बंदरगाह किसके लिए फेमस था, तो बोलेंगे रोमन से जो सोना और चांदी आता था यहाँ पे, और बदले में यहाँ से मसाले वगैरह, रेशम वगैरह, सूती वस्त्र यहाँ से जाते थे। तो मुजरिस बंदरगाह दोस्तों यूपीएससी में पूछा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। मुजरिस, टोंडी, वंजी और कुरूरी, जितने 4 के 4 इंपोर्टेंट जो आप दोस्तों देख रहे हो, चारों के चारों इंपोर्टेंट शहर किस राजवंश से, तो चेर राजवंश, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछेगा। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं दोस्तों, चेरों का प्रतीक ही तो ऑलरेडी देख चुके थे, धनुष और चिन्ह। चेरों का प्रतीक तो देख चुके थे, धनुष था दोस्तों। अभी हम लोग देखे ही थे कि किस प्रकार से धनुष जो था, चेरों का प्रतीक चिन्ह दोस्तों धनुष आप देखे ही थे, धनुष। तो यहाँ पर धनुष है दोस्तों किसका, चेरों का, धनुष और बाण। तो यहाँ से एक सवाल आएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण राजा उदयनजेराल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राजा, उसका नाम है नेंदुजेराल। अब नेंदुजेराल अपने आप को अधिराज की उपाधि लेता है क्योंकि यवन को हराता है। यवन दोस्तों याद करो कि जब हम लोग पढ़ा रहे थे, हम बोले थे कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो इधर से हिंद यवन आता है, शक आता है, पल्लव आता है, कुषाण आता है। तो यही दोस्तों यहाँ पर हिंद यवन जो आएगा, तो इसी समय, किस समय, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के समय यहाँ पर कौन है, यहाँ पर चेर है, यहाँ पे चोल है, यहाँ पे पांड है। तो यही चेर युद्ध करेगा हिंद यवन से। तो यहाँ पर सवाल पूछा है कि नेंदुजेराल हिंद यवन को हराया है और हराने के बाद अधिराज का उपाधि लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किसने अधिराज की उपाधि ली है, तो आप दोस्तों कह सकते हो कि नेंदुजेराल। फिर एक दूसरा उपाधि लेता है दोस्तों ईववरयम। यहाँ पर आप सकते हो एमवरयन या फिर इमयवरयम्बन। तो आप देखोगे यहाँ पर बोलेगा इमयवरम्बन या फिर एमवरयन। इसका मतलब होता है कि हिमालय को जीतने वाला। तो हिमालय को जीतने वाला मतलब कहने का मतलब आप दोस्तों कह सकते हो, हालांकि देख कहने में तो अतिशयोक्ति लगता है कि एग्जेजरेटेड है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। मतलब इस चेर राजा जो है, इस चेर राजा के बारे में बताया गया कि हिमालय तक फतह किया है। तो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति लगता है, एग्जेजरेटेड है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया कवियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन हालांकि पूछे जाएगा कि एमवरयन किसने उपाधि लिया था, तो आप कह सकते हो दोस्तों नेंदुजेराल। तो 2 इंपोर्टेंट राजा देख लिए दोस्तों, यहां से 2 इंपोर्टेंट राजा देखे जहां से सवाल आएगा। एक देखे उदयनजेराल और दूसरा देखे नेंदुजेराल। तो दोस्तों यहां से सवाल आएगा। और उपाधि भी देख लिए, महाभोज का उपाधि लिया था, और एक क्या लिया दोस्तों, ये लिया है अधिराज का उपाधि और साथ ही साथ एमवरयन। तो 2 उपाधि ये भी लिया है। कहा जाता है इसका धनुष का पहुंच हिमालय तक था। मतलब समझ लो दोस्तों कि अपना धनुष का पहुंच हिमालय तक था, मतलब हिमालय तक फतह किया था। फिर दोस्तों आप देखोगे ये जो इसका जो बेटा था, इसी का बेटा दोस्तों देखोगे नेंदुजेराल का 2 बेटा होता है, आप पढ़ोगे। जो यहाँ पर सबसे पहले देखे दोस्तों उदयनजेराल, सबसे पहले हम लोग देखे उदयनजेराल,
उदयनजेराल के बाद देखें नंदूजेराल, और नंदूजेराल का दो बेटा होता है दोस्तों, एक होता सेनगुटवन और एक बेटा का नाम है इलंगो। वही इलंगो है दोस्तों जो आप देखो कि शिल्पाधिकारम जो महाकवि लिखा है, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया? तो इलंगो के द्वारा। कहा जाता कि उदयनजेराल के उत्तराधिकारी नंदूजेराल, और नंदूजेराल का दो बेटा होता है, एक होता सेनगुटवन और एक होता इलंगो। तो इलंगो साधु और महात्मा बन जाता बाद में, और इसी के द्वारा शिल्पाधिकारम जो कहानी लिखा गया, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोवलन और कनगी के बीच में प्यार हो जाता है, और शिल्पाधिकारम का मतलब होता पायल। शिल्पाधिकारम मतलब सुहाग का गहना, सुहाग का गहना कहने का मतलब कि पायल से नुपुर, नुपुर का मतलब पायल। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहानी डिस्कस किए थे। तो शिल्पाधिकारम कहानी यही इलंगो लिखा है दोस्तों, जो किस राजवंश का है? तो चेर राजवंश का है। हालांकि हम लोग डिस्कस किए थे कि ये एक चोल राजा होता कारिकल का, जो कहीं ना कहीं भतीजा लगता है। तो यहाँ पर लेकिन असली किस वंश का है दोस्तों? तो चेर वंश का है। तो दोस्तों आप यहाँ से याद रखो कि यही इलंगो है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सेनगुटवन। कहा जाता है कि उदयनजेराल, उदयनजेराल के बाद नंदूजेराल, और नंदूजेराल के बाद सेनगुटवन। सेनगुटवन सबसे ताकतवर राजा होता चेर राजवंश में, इससे ताकतवर कोई नहीं होता। इसको बोला गया लाल चेर भी बोला गया, या फिर भला चेर या अच्छा चेर, मतलब बहुत ही कल्याणकारी था, बहुत ही लिबरल राजा था, ताकतवर के साथ साथ लिबरल भी था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन राजाओं के बारे में। तो अब देखते हैं थोड़ा कि सेनगुटवन का आखिर क्या रोल है भाई, सेनगुटवन का थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर बोला गया कि इसको प्रमुख राजाओं में, प्रमुख राजाओं कहने का मतलब कि सबसे ताकतवर राजा, और इसने क्या किया? इन्होंने चेर वंश के प्रमुख राजाओं माना जाता, जिन्होंने संभवतः 7 राजाओं को हराया था। पहला इसका उपलब्धि यही है दोस्तों कि 7 राजाओं को हराया सेनगुटवन ने। तो आप कह सकते हो कि सेनगुटवन के द्वारा 7 राजाओं को हराया गया था। आगे आप देखोगे दोस्तों नीचे में, सॉरी, 7 राजाओं का दोस्तों ये जिक्र है। आप इसको देखोगे नंदूजेराल के द्वारा दोस्तों, जिसने एवं वरयम का उपाधि लिया है। सेनगुटवन तो नीचे है थोड़ा दोस्तों। एवं वरयम कहने का मतलब हिमालय को जीतने वाला। तो हिमालय को जीतने वाला कौन था दोस्तों? तो इसके पिताजी थे नंदूजेराल। तो नंदूजेराल का पहुंच कहाँ तक था? हिमालय तक। और जो हिमालय तक पहुंच था तो वही 7 राजाओं को जीता है। मतलब हिमालय के जाने के क्रम में जो भी 7 राजा मिला, सातों राजाओं को कौन हराया? तो नंदूजेराल, जो सेनगुटवन के पिताजी हैं। सेनगुटवन हम लोग नीचे में देखेंगे दोस्तों। सेनगुटवन बोला गया कि यज्ञ श्री सातकर्णी का समकालीन था। दोस्तों जब हम लोग सातवाहन वन पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि सातवाहन वंश के समय सबसे ताकतवर राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था, और सबसे जो अंतिम और महत्वपूर्ण राजा था उसका नाम था क्या दोस्तों? यज्ञ श्री सातकर्णी। जो हम बताए थे कि इसको समुंदर से बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए अपने सिक्के पे या तो मछली का, या तो शंख का, या तो नाव का चित्र बनाता था। तो दोस्तों यही यज्ञ श्री सातकर्णी का ही समकालीन कौन है? सेनगुटवन। तो आप कह सकते हो कि सातवाहन का, यवन का, शुंग का, कण्व का, ये सब समकालीन है दोस्तों। तो कह सकते हो ये सारे जो राजवंश है ये उत्तर भारत के राजवंश के ही समकालीन है। तो सेनगुटवन। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि चेर में सबसे महान राजा कौन है? तो सेनगुटवन। इसको लाल चेर भी कहा जाता है, भला चेर भी कहा जाता है, अच्छा चेर भी कहा जाता है। यहां से सवाल पूछा गया कि लाल चेर किसे कहा गया है? तो 1 नंबर में आएगा उदयनजेराल, नंदूजेराल, सेनगुटवन या इलंगो। तो यहां पर आंसर में आ जाएगा सेनगुटवन, क्योंकि यहां से दोस्तों आप देखोगे नेट के एग्जाम में भी सवाल पूछा है और यूपीएससी में भी दोस्तों सवाल पूछा है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा आप देख सकते हो दोस्तों, चेर में सबसे ताकतवर राजा था। सबसे ताकतवर राजा, मजबूत नौसेना था इसके पास। जिस प्रकार चोल के पास मजबूत नौसेना था जो एलारा श्रीलंका को जीता, और बाद में मध्यकाल में आप देखोगे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम भी किसको जीता था? श्रीलंका को, क्योंकि उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण नौसेना था। तो उसी प्रकार के नौसेना दोस्तों किसके पास था? तो चेर राजाओं के पास भी था।
यहाँ पर चेर राजाओं के पास भी दोस्तों नौसेना था। समझिए कि यहाँ पर समुद्री जहाज बड़ा बड़ा था, जो श्रीलंका के इलाके से लेकर कहीं भी जीतना होगा तो इसके पास भी मजबूत था। इसके बारे में कहा जाता समंदर को पीछे धकेलने वाला। समंदर को पीछे धकेलने वाला कहने का मतलब कि समुंदर को भी जीत लिया था इसने। कहने का मतलब कि समुंदर का दायरा पहले यहाँ तक था, लेकिन जैसे जैसे ये अपना राज विस्तार करता तो समुंदर ये पूरा इलाके पे कब्जा कर लिया कौन, तो सेन गुटवन। इधर वाले इलाके पे कब्जा कर लिया कौन, सेन गुटवन। तो समंदर को जीतने वाला मतलब इस समंदर की ओर आगे, समंदर को पीछे धकेल दिया, तो इसके बारे में कहा जाता है सेन गुटवन के बारे में। तो यहां से पूछेगा एग्जाम में सवाल दोस्तों कि समंदर को धकेलने वाला किस राजा को बोला गया है, सेन गुटवन को बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा। फिर यहां पर बोला गया है कि कदम समुद्री डाकुओं को हराया और मसूरी को बचाया। अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि मसूरी के इलाके में दोस्तों, मुसूरी या मुजरिस, इस इलाके में रोमन व्यापार होता था। तो रोमन व्यापार में दोस्तों देखोगे इधर से सोना और चांदी आता था और इधर से बहुत सारा मसाला वगैरह, कपास वगैरह जाता था, सूती का वस्त्र। तो इसमें दोस्तों समुद्री डाकू जो होता था, इस डाकू का नाम बोला कदम्ब समुद्री डाकू। तो कदम्ब का इलाका दोस्तों आप लोग देखे थे कि कदम्ब वंश कहां पर था। तो कहा गया कि जो समुद्री डाकू था इसको क्या किया कि सेन गुटवन खत्म किया था। सेन गुटवन समुद्री डाकू को हरा दिया था। हराने के बाद ये जो यहाँ बंदरगाह था, मुसूरी बंदरगाह को बचा लिया, क्योंकि इस बंदरगाह पे जितना भी सामान उतरता था कदम्ब समुद्री डाकू लूट लेता था। तो उसको कौन बचाया दोस्तों, तो सेन गुटवन बचाया। क्यों बचाया, इसके पास मजबूत नौसेना था, साथ ही अपने आप को बोलता था समुंदर को भी पीछे धकेलने वाला। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सेन गुटवन कितना ताकतवर राजा है। सबसे चेर में सबसे ताकतवर राजा सेन गुटवन ही है। फिर और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हो नीचे में, कनगी पूजा याद है दोस्तों। कनगी पूजा जब हम लोग पढ़ाए थे, इलंगो जो शिल्पाधिकारम जो बुक लिखा है, शिल्पाधिकारम बुक याद होगा दोस्तों, लास्ट कहानी में हम लोग पढ़ाए थे कि शिल्पाधिकारम में एक होता कोवलन और एक होता कनगी, दोनों हस्बैंड वाइफ होता है, जिसके कारण पायल चोरी के कारण इसके हस्बैंड पे पायल चोरी का केस होता है और जिसके कारण इसको फांसी की सजा मिल जाता है। तो फांसी की सजा मिलने के कारण ये जो कनगी होती है सती हो जाती है, अपने आप को यहाँ पर मदुरै के पर्वत में अपने आप को सती कर लेती है, पति वियोग में मर जाती है। तो इसी के मर जाने के कारण दोस्तों जो सेन गुटवन है, कनगी पूजा, पत्नी पूजा, सती पूजा जैसे प्रथा का परंपरा शुरू करता है। यहाँ से पूछा है कि कनगी पूजा का शुरुआत या पत्नी पूजा का शुरुआत या सती पूजा का शुरुआत किसने किया, तो सेन गुटवन ने किया। किस राजवंश का था, तो चेर राजवंश का था। तो दोस्तों यहां से सवाल अक्सर एग्जाम में आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कनगी पूजा पूछा गया, पत्नी पूजा। अभी एक मूवी दोस्तों आप जो आया था, कनगी बहुत ही पतिव्रता होती है, अपना पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। आप कहानी हम बताएं देखिएगा, क्योंकि कोवलन को किसी और नर्तकी माधवी से प्यार होता है, लेकिन जब माधवी कोवलन को ठुकरा देती फिर भी पत्नी इसको एक्सेप्ट कर लेती है और पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। एक मूवी था भीम। भीम जब आया था तो भीम में देखोगे गरीब महिला होती है जिसका पति को चोरी के इल्जाम में डाल दिया जाता है और वो महिला लड़ते रहती है अपने पति को बचाने के लिए। भीम जो मूवी आया था, साउथ का मूवी देखिएगा दोस्तों, सूर्या वाला, उसमें बताया है। तो जब सूर्या उसका इंट्रोड्यूस करता उस महिला को तो बोलता है आज की कनगी है। कहने का मतलब कि आज भी उस महिला को श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है। एक समाज में एक प्रकार का क्या सिंबल है कि उसको रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है कनगी को। तो दोस्तों यहाँ पर कनगी पूजा का शुरुआत हुआ, तो इसको दिमाग में रखिएगा। फिर है कि दक्षिण भारत से चीन में दूत भेजने वाला कौन ऐसा राजवंश था जिसने कौन ऐसा दक्षिण में राजवंश है जो चीन में दूत भेजा, तो कौन है दोस्तों, तो चेर है। चेर के अंदर कौन सा राजा है, नेंदुजेराल है, उदयनजेराल है, इलंगो है, सेन गुटवन है, तो सेन गुटवन है। तो यहां से दोस्तों पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि चीन में दूत भेजने वाला सबसे पहला राज कौन है, तो पहला राज है चेर और राजा का नाम है सेन गुटवन। फिर दोस्तों इसने 2 युद्ध जीता शिल्पाधिकारम में जिसका जिक्र है, एक नैनन देश में वलूर के पास और एक कोंगू देश में कुडुकूर के पास। तो 2 युद्ध जीता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीन में दूत भेजने वाला है, लेकिन फिर भी इसको फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको दिमाग में लेके चलना है।
फिर लाल चेर वगैरह, कनगी पूजा, ये तो देख ही लिए। हाँ, इसी में एक राजा है दोस्तों, आगे के काल में देखोगे कि चेर में ही एक राजा है आदिग्यमान। कहीं कहीं इसको कोई सामंत भी मानता, बोलता राजा नहीं चेर का सामंत है, और कहीं इसको चेर राजा माना गया। तो दोस्तों ये जो गन्ना का खेती पूछा गया एग्जाम में कि गन्ना का खेती किस राजवंश के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर गन्ना का खेती अगर दोस्तों पूछ लेगा तो आदिग्यमान जो है एक चेर राजा है जो गन्ना का खेती का शुरुआत किया। अगर राजवंश पूछेगा कौन राजवंश ने गन्ना का शुरुआत किया, पांड्य राज, चोल राज, चेर राज, तो आंसर में आएगा चेर राज। और पूछेगा किस राजा ने, तो आदिग्यमान कहा जाता है चेर राजा, कहीं कहीं इसको चेर का सामंत बताया गया। तो दोस्तों आदिग्यमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। आदिग्यमान इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि गन्ना का शुरुआत यही किया था। तो यहां से एक सवाल बनने की संभावना है, तो दोस्तों इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। चेर से जितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है सब यूपीएससी रिलेटेड में मैक्सिमम फैक्ट लिखा हूं दोस्तों। फिर यहां पर है चेल्लीरूपमपोराई ने अपने नाम से सिक्का चलवाया, ये भी चेल राजा ही है दोस्तों। आप देख रहे हो तमिल नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई नहीं। चेल्लीरूपमपोराई ने अपने नाम पर सिक्का ढाला, कौन ऐसा चेर राजा है जिसने अपने नाम पे सिक्का ढाला, तो चेल्लीरूपमपोराई को दोस्तों आप याद रखिएगा। फिर अंतिम राजा में कुडागो, यहाँ पर अंतिम चेर राजाओं में किसका नाम आता है, कुडागो का। और फिर बोला गया कि दूसरी शताब्दी में चेर का पतन हो जाता, दूसरी शताब्दी ईस्वी आते आते दोस्तों चेर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से याद रख सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वेनी का युद्ध दोस्तों, यहाँ पर लग रहा है कि मैं डेटा लिखना भूल गया हूँ, हालांकि कोई नहीं, आप इसको याद रखिए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसको आप देख सकते हो जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चेर राज मसाला दांत, हाथी दांत, मोती, कीमती पत्थर वगैरह इस सब का व्यापार करते थे। रोमन के साथ इनका अच्छा व्यापार था। फिर यहाँ पर अगस्टक का एक मंदिर बनवाया गया आधुनिक कोची में, कोचीन के इलाके में कहा गया है कि अगस्टक का मंदिर बनवाया गया, जो कि किसके हेल्प से बनाया गया, चेर राजाओं के। तो चेर राजाओं यहाँ से पूछा गया कि अगस्टक का मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था, किसके मदद से, तो चेर राजवंश के द्वारा था। कहाँ बनाया गया था, तो कोची में। तो दोस्तों यहाँ से अगर सवाल आएगा तो इसको दिमाग में रखिए, कोची, और किस राजा का, तो अगस्टक राजा, क्योंकि अगस्टस कहाँ का राजा है, रोम का, और रोम से व्यापार होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाद के कालों में देखोगे दोस्तों कि जब पांड्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो पांड्य साम्राज्य रोमन साम्राज्य में अपना दूत भेजा है, जबकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेर। चेर कहाँ दूत भेजा है, तो चीन में। पांड्य भेजेगा रोमन में, रोम में, और अभी चेर भेजा चीन में। तो यहां से भी दोस्तों सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा कि किसने कहां अपना दूत भेजा, तो देख लिए। और हाँ, और चोल अपना दूत कहां भेजा था, तो चोल श्रीलंका। तो दोस्तों आप देख सकते हो तीनों अलग अलग भेजे हैं, तो इस पॉइंट में आप याद रखिएगा। फिर यहां पर है कि कुछ महत्वपूर्ण ही, तो लास्ट क्लास में देखे थे कि हिपाटस ने मॉनसूनी का खोज किया और पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह वगैरह देख ही लिए थे। फिर हम पढ़े थे दोस्तों, याद करिए कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, चोल पढ़िए, चेर पढ़िए, पांड्य पढ़िए, तो एक प्राचीन काल में है और एक मध्य काल में है। तो हम लास्ट क्लास में जब पढ़ाए थे कि चोल जो था प्राचीन काल वाला, जो एलारा और कारिकल श्रीलंका को जीता था, और इसका पतन होने के बाद मध्य काल में जो चोल आता है, राजा राज और राजेंद्र प्रथम, वो लोग भी श्रीलंका को जीतते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल का जब चेर खत्म हुआ तो मध्य काल का जो चेर दोस्तों देखोगे तो मध्य काल का ही चेर है। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी पांड्य पढ़ेंगे और मध्य काल में भी पांड्य पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों मध्य काल का चेर है, तो इसको हम लोग जब मध्य काल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुचि के लिए इसको याद रखिए कि मध्य काल में जो चेर है दूसरी शाखा, इसका जो संस्थापक कौन है, तो कुलशेखर अलवर। इसका राजधानी कहाँ, तो महोदपुरम, और अंतिम राजा का नाम है राज वर्मा कुलशेखर। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि जब मध्यकाल में चेर आया तो इसका राजवंश और राजधानी देख सकते हो। जब मध्यकाल हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और पांड्य राजा में भी पढ़ेंगे तो प्राचीन काल का पांड्य और मध्यकाल का पांड्य अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। कि वेनी का युद्ध दोस्तों छूट गया, पता नहीं शायद
मैं देखता हूँ वो है कि नहीं है, जो मैं शायद लिखना भूल गया। कोई नहीं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।